मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था 2008 में और मैं करीब-करीब 2 से ढाई महीना रेस्ट में रहा। रेस्ट में होने के कारण दाढ़ी मेरी बेतरतीब बढ़ चुकी थी। जब स्वस्थ लगा मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैं वापस जाना चाहता हूँ करके, 15 दिन और रुक जाओ। मैं बोला अब नहीं यार, अब हो गया बहुत। और अमित को बताया मेरे बेटे को कि मेरा मेडिकल कॉलेज के बाजू में नर्सिंग कॉलेज बन रहा है। उसका भूमि पूजन है। तो उसमें मुझे जाना भी। तो पहले दाढ़ी तो ठीक कर लीजिए आप अपनी। तो मैंने अपने हिसाब से स्वयं ट्रिम करके दाढ़ी ये जो अभी देख रहे हैं आप, वैसा मैंने कर लिया और देखा मुझे ठीक लगा। तब तक मुझे बिल्कुल भी भान नहीं था कि मैं किसी देश के महानायक की शख्सियत के अनुकूल। तो एक ऑटो में 12 लड़कियां बैठी हुई थी, 10-12 लड़कियां बैठी थी। उन्होंने वेव किया, मैंने भी वेव किया और कार निकल गई, वो पीछे रह गए। गाड़ी के नंबर से उन्होंने ट्रेस किया मुझे, तो उनको मेरे दुकान का एड्रेस मिला, मेरी शॉप का एड्रेस मिला और वो सब के सब वहाँ आ गई और बड़े मतलब आत्मीयता से हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो ये दुर्लभ अवसर ऐसा होगा कभी मेरे जीवन में, मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था और मुझे अच्छा लगा। फिर ये क्रम निरंतर चलता गया, चलता गया, चलता गया। छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बना और फिल्म बननी शुरू हुई यहाँ। यहाँ कलाकार बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आर्थिक कमजोरी की वजह से जी। ये इंडस्ट्री डेवलप हो नहीं सकी। और उस वक्त भी पॉलिटिकली भी कोशिश की गई कि गवर्नमेंट इसमें कुछ हमको राहत दे या कुछ हमको फाइनेंस करे, लेकिन वो सार्थक हो नहीं सका। उसके बावजूद भी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी और एक तो शायद हम बहुत छोटे रहे होंगे तब, कही देवे संदेश, जी। छत्तीसगढ़ी फिल्म में बनी थी और वो अपने आप में अद्भुत फिल्म थी। जो अगर मैं कहूँ 24 कैरेट की छत्तीसगढ़ी परिवेश की फिल्म हो सकती वो थी। कोई स्टेज प्रोग्राम था तो मुझे भी आमंत्रित किया गया था और राजेश अवस्थी जी को भी आमंत्रित किया गया था। वो छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं, वो अपना जो भी उनको बोलना था उन्होंने बोला, मैं भी बोला। तो वो ग्राउंड के किनारे में एक मकान था, उसमें एक खिड़की थी बड़ी। उसमें करीब करीब 70 वर्ष की एक वृद्धा वो बैठी हुई थी, देख रही थी। प्रोग्राम खत्म हुआ, सब जाने लगे, तो वो किसी को बोली होगी कि उनको बुलाओ करके। तो मैं सहजता से चला गया, माँ बुला रही तो जाने में कुछ नहीं है। तो मुझे बोली झुको, तो मैं ऐसा झुका, मेरे सिर में हाथ रखी और मुझे 10 रुपए दी वो, ये खजानी खा ले वे बाबू करके। वाह। जैसे हमारे अनुज जी हैं जो आज के विधायक हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब बहुत ही नाम कमाया एक्टिंग में। प्रकाश अवस्थी जी हैं, उनके साथ हमने एज ए प्रोड्यूसर माया 2 बनाई थी हमने। जी। साथियों नमस्कार। जेड सीरीज स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं जिस शख्सियत के सामने बैठा हूँ उसे देखकर एक बार कि आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हूँ और अमिताभ बच्चन की हूबहू छवि लेकर जीने वाले हमारे प्रिय भाई अशोक मालू जी आज आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अशोक मालू जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत थैंक यू है। सो मच। अशोक भैया, आप लंबे समय से अमिताभ की छवि लेके छत्तीसगढ़ में एक पहचान बना चुके हैं। आपको लोग एक अमिताभ बच्चन के रूप में देखते हैं। जी, तो ये प्रेरणा आपको कब मिली, कैसे मिली, बताना चाहेंगे? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था 2008 में और मैं करीब-करीब 2 से ढाई महीना रेस्ट में रहा। रेस्ट में होने के कारण दाढ़ी मेरी बेतरतीब बढ़ चुकी थी और जब स्वस्थ लगा मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैं वापस जाना चाहता हूँ करके। तो 15 दिन और रुक जाओ। मैं बोला अब नहीं यार, अब हो गया बहुत। और अमित को बताया मेरे बेटे को कि मेरा मेडिकल कॉलेज के बाजू में नर्सिंग कॉलेज बन रहा है। उसका भूमि पूजन है, तो उसमें मुझे जाना भी है। तो पहले दाढ़ी तो ठीक कर लीजिए आप अपनी। तो मैंने अपने हिसाब से स्वयं ट्रिम करके दाढ़ी ये जो अभी देख रहे हैं आप, वैसा मैंने कर लिया और देखा मुझे ठीक लगा। तब तक मुझे बिल्कुल भी भान नहीं था कि मैं किसी देश के महानायक की शख्सियत के अनुकूल फ़ील कर रहा हूँ। वाह। प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम
शुरू हुआ, बीच में कुछ लंच गैप हुआ, तो फिर कुछ मेडिकल कॉलेज के बच्चे आ गए मेरे पास, सर ऑटोग्राफ। मेरे ज़िंदगी का पहला अनुभव था और मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सही मायने में बोलूँ कि मुझे ऐसा भान भी नहीं था कि इस तरह से कोई करेगा। तो उसमें से एक बच्ची मेरे परिवार की भी थी। वो बोले मेरे दादू हैं, देंगे आप लोग को ऑटोग्राफ। तो वो आके मुझसे बोले कि आप है ना अमिताभ बच्चन जी जैसे दिख रहे हैं, इसके लिए लोग आए हैं मेडिकल कॉलेज के मेरे सब सहपाठी, तो ऑटोग्राफ चाहिए। तो मजाक कर रही तुम, ये कोई तरीका है क्या दादा से बोलने का? सच में दादू, ये लोग इसीलिए आए हैं। तो मैंने सबको ऑटोग्राफ दिया, फिर बात आई गई हो गई, अपने काम में लग गए। इस तरह से दूसरा अनुभव, योगेश अग्रवाल जी मुझे बोले यार अशोक भाई, अमिताभ बच्चन के गानों का प्रोग्राम करना है, अपन सब्बीर कुमार को बुलाते हैं। तो संस्कृति विभाग में 2010 को उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम किया, उसमें मैं एज ए चीफ गेस्ट रहा और सब्बीर कुमार जी ने अमिताभ बच्चन के सब गाने गाए, मुझे स्टेज में खड़ा किया गया और वहाँ से जो मेरी पहचान बननी शुरू हुई बिग बी के नाम से, वो निरंतर उसका प्रवाह आज तक है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। मुझे गर्व होता है कि सदी के महानायक से कोई अगर मेरी तुलना कर रहा है या उस स्वरूप में मुझे देख रहा है, 3 साल के बच्चे से लेके सर 80 साल के बुजुर्ग तक के, मतलब इतना प्यार देते हैं। मैं अपने आप को बहुत सराहता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसा ही रखे। मुझे अभिनय का शौक नहीं है, मैं किसी फिल्म में काम करने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ, लेकिन जितना मुझे मिला है मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने ज़रूरत से ज़्यादा मुझे दिया है। एक दुर्घटना के बाद आपके व्यक्तित्व में इतना बड़ा परिवर्तन आया जी कि एक अमिताभ का स्वरूप आपके भीतर समा गया, कहना चाहिए, अमिताभ बच्चन जी का स्वरूप। अशोक जी, आप मूलतः व्यवसाय से संबंध रखते हैं, आपका व्यवसाय है, जैसे हमको जानकारी आपने दी। इसके अलावा आप बहुत अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। संगीत में और कला के क्षेत्र में आप लगातार काम करते हैं। इस रूप में आप जहाँ भी जाते हैं तो एक तरह की हलचल हो जाती है पब्लिक में कि ये अमिताभ बच्चन का एक जी, रूप मेरी हमारे। पहचान उसी रूप में की जाती है। कभी कभी सोचता हूँ कि अशोक मौलू गुम हो गया है, तो इसका लेकिन कोई फिर भी मन को इतना सुकून मिलता है कि किसी रूप में भी हो, एक आदर सम्मान से, एक अपनेपन से लोग मुझसे मिलते हैं, उसका सुकून मुझे रहता है। इस दौर में ऐसा कुछ रोचक संस्मरण जो होगा आपके जहन में, बताना मैं चाहेंगे? आपको बताता हूँ, सबसे पहली घटना बताता हूँ कि मैं अपनी कार में रेलवे स्टेशन गुरुद्वारा के सामने से शहर की ओर आ रहा था। जी। तो एक ऑटो में 12 लड़कियां बैठी हुई थी, 10-12 लड़कियां बैठी थी। उन्होंने वेव किया, मैंने भी वेव किया और कार निकल गई, वो पीछे रह गए। गाड़ी के नंबर से उन्होंने ट्रेस किया मुझे, तो उनको मेरे दुकान का एड्रेस मिला, मेरी शॉप का एड्रेस मिला और वो सब के सब वहाँ आ गई और बड़े मतलब आत्मीयता से हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो ये दुर्लभ अवसर ऐसा होगा कभी मेरे जीवन में, मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था और मुझे अच्छा लगा। फिर ये क्रम निरंतर चलता गया, चलता गया, चलता गया और आज भी आपके सामने मैं बैठा हूँ और उसके लिए मैं श्री अमिताभ बच्चन जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी लोकप्रियता, उनका मान, उनका सम्मान, उनका आदर्श, उनका व्यवहार, अ, मतलब मानवता के प्रति संवेदना और साहित्य के प्रति रुचि, ये सब चीज़ों का समावेश एक कलाकार के अंदर में देखने में मैं सोचता हूँ आपको नहीं मिलेगा। जो कलाकार है वो कलाकार ही है। उन्होंने अपने आप को कला के क्षेत्र में ही नहीं, वरन डांस के क्षेत्र में भी एक माइलस्टोन स्थापित किया है कि उनके हर स्टेप की कॉपी हर आदमी एक शादी के फंक्शन में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी एनुअल फंक्शन में जरूर करता। इतने लंबे समय से आप इस तरह की एक
दीवानगी लेकर के भी चल रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता जी। हूँ। तो क्या कभी ऐसा कोई संयोग मिला कि अमिताभ बच्चन जी से रूबरू होने का मौका मिला? अवसर मुझे 3 बार मिला, लेकिन कहते हैं ना कि योग नहीं बनता तो रूबरू मुलाकात नहीं हो पाती। जब वो केबीसी में यहाँ आए थे, मैं जिस जगह में बैठा था, वहाँ मुझे बुलाने रायपुर में केबीसी में कब आए थे? 2014 में जी। रायपुर में केबीसी हुआ था, उस समय वो आए थे। तो मुझे, मैं जहाँ बैठा था वहाँ मुझे किसी ने उनके इंटरवल में जो गैप लेते हैं बुलाने आया, और मैं परिवार के साथ था, कुछ लेने चले गया, तो मुलाकात मेरी छूट गई। ओह। और थोड़ा सा मैं लालची हो गया था। एयरपोर्ट में जब वो आए थे तो मैं गया था वहाँ एयरपोर्ट में। उस समय बामरा साहब उनके चार्ज में थे। उन्होंने कहा भी तुम अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे को घेर के इतनी भीड़ खड़ी थी कि उनको छोड़ के जाना मुझे उचित नहीं लगा। तो बस कांच के उस पार वो थे, कांच के इस पार मैं था। इस तरह से ये मौका मुझसे छूट गया। फिर मैं करीब 2019 में केबीसी के शो में गया, वहाँ उनके साथ फोटो भी खिंचाई और बात करने ये की। कहाँ हुआ था 2019 का शो? ये बॉम्बे में जो बॉम्बे। केबीसी का शो होता है उसमें अच्छा ऐसे दर्शक में गया था। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ मैं, ललित जी दोनों थे साथ में। वाह। उनके साथ फोटोग्राफ हुआ, लेकिन बात करने का उतना अवसर नहीं मिल पाया। फिर भी कभी अभिनय का कोई ऐसा अवसर आया, करने की इच्छा हुई? मैंने ये कुपोषण पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। सतीश, उसके डायरेक्टर हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मैं, सतीश जैन है, सतीश जैन ही है शायद। तो उनके डायरेक्शन में एक फिल्म विक्रम बेताल के नाम से बनी थी, 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी वो। तो उसमें मैंने काम किया था। क्या लगता है अशोक जी कि इस छवि से और कभी अलग होने की या हटने की इच्छा नहीं हुई आपकी? अब तो मेरे क्यों? परिवार वाले ही, मैंने कई बार सोचा कि अब थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, बहुत हो गया, एज भी मेरी हो गई है। लेकिन जब मैं अमिताभ बच्चन जी को देखता हूँ, जब वो 82 में यार इतना एक्टिवली पार्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्योंकि मेरे आइडियल हैं ये, तो मतलब सभी जानते हैं, मेरे परिवार वाले भी जानते हैं। और मेरे ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड सन है, वो मना करते हैं मुझे कि नहीं, आप इस रूप को चेंज नहीं करोगे। इस उम्र में भी आपने अपना फिटनेस बहुत अच्छा रखा हुआ है और लगातार सक्रिय रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर बहुत है। क्या आपको कभी ऐसा लगा अशोक जी कि जीवन में संघर्ष करते करते उनकी किसी बातों से आपको प्रेरणा मिली है, या ऐसा लगा हो कि हताशा के क्षणों में आपने कैसे सरवाइव किया? क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती रही हैं? मेरे व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करेंगे, जी। तो अगर सच पूछेंगे सर, तो मैंने सपने बहुत देखे, लेकिन वो सब काल्पनिक लगे मुझे। एक अवसर ऐसा आया कि अशोक, नाव को छोड़ दे, जिधर बहना होगा वो चले जाएगी। और ये मैंने बात सोची है, उसके आई थिंक 2 या 3 महीने के अंदर में मुझे यहाँ रायपुर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ऑफर दिया कि उनका नाम है कृष्ण कुमार नत्थानी जी, कि ऐसा अगर तुम्हारी बिजनेस करने की इच्छा है कि मेरे बिजनेस को तुम संभाल लो करके। तो मैं पहले सरप्राइज हुआ बहुत, बिलीव भी नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा भैया क्यों मजाक करते हैं आप? नहीं, हम सच बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा मुझे 12 घंटे का समय चाहिए, पिताजी से पूछूंगा फिर मैं। रात के घर पहुंचा, पिताजी से बात किया, तो बोले आज नहीं करोगे तो कब करोगे? इसके पहले मैं 100 प्लानिंग पिताजी को दी, कभी तैयार नहीं हुए वो। दूसरे दिन 10:30 बजे उनके दरवाजे पे आ गया मैं। उन्हें सिंपली कुछ नहीं बोला, इतना पैसा लगेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एक कंप्यूटर खरीद लो, पूरा स्टॉक अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लो, काम शुरू करो। ये चमत्कार मैं सोचता हूँ कि शायद कोई बहुत अपना भी इस तरह से नहीं कर सकता। ये मैंने दिली तौर पे अनुभव किया इस बात को। उनकी ऑफिस, उनका कैबिन, उनका गोडाउन, उनका फर्नीचर, शॉप उनकी,
ऑफिस उनका सब कुछ। लेकिन एक चमत्कार जैसा ऐसा लाइफ में होता है, बोलते हैं कि वो अवसर आया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, तो आज आपके सामने बैठा हूँ, सफल व्यवसायी भी हूँ। और मेरी इच्छा थी कि मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूँ उस अंतिम ऊंचाई को स्पर्श करूँ, तो उसकी सभी श्रेणियों को तो मैं स्पर्श कर चुका हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग बाकी है, वो इच्छा है, वो करूँगा, और वो जिद है मेरी कि मैं करूँगा वो मैन्युफैक्चरिंग। मैं दवा का काम करता हूँ, रिटेल से होलसेल में आया, होलसेल से सुपर डिस्ट्रीब्यूशन में, सुपर डिस्ट्रीब्यूशन से C&F में आया, C&F से अब लास्ट पॉइंट जो बचता है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। और वो मेरे अंदर में इतनी उसकी आग है कि मैं करूँगा, उसको जरूर करूँगा। जैसे बहुत बड़े आर्टिस्ट की चर्चा हम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी की, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा कलाकारों की अभी प्रतिभाएं बाहर आई हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में आपको, और इस दिशा में क्या काम हो रहा है? देखिए, यहाँ दो बात है। छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बना और फिल्म बननी शुरू हुई। यहाँ यहाँ कलाकार बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ आर्थिक कमजोरी की वजह से जी। ये इंडस्ट्री डेवलप हो नहीं सकी। और उस वक्त भी पॉलिटिकली भी कोशिश की गई कि गवर्नमेंट इसमें कुछ हमको राहत दे या कुछ हमको फाइनेंस करे, लेकिन वो सार्थक हो नहीं सका। उसके बावजूद भी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी। और एक तो शायद हम बहुत छोटे रहे होंगे तब, कही देवे संदेश जी। छत्तीसगढ़ी फिल्म में बनी थी, और वो अपने आप में अद्भुत फिल्म थी। जो, अगर मैं कहूँ, 24 कैरेट की छत्तीसगढ़ी परिवेश की फिल्म हो सकती, वो थी। उसके बाद तो फिर बहुत फिल्में आते गई, फिर कुछ साउथ टच में आने लगी, कुछ बम्बईया स्टाइल में आने लगी, कुछ। तो ये प्रदेश की संस्कृति थोड़ी सी उसमें जो दिखाई नहीं चाहिए थी, वो थोड़ी सी लुप्त हुई। लेकिन कोशिश भाषा का उपयोग अभी भी जारी है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे अनुज जी हैं, जो आज के विधायक हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने, मतलब बहुत ही नाम कमाया एक्टिंग में। प्रकाश अवस्थी जी हैं, उनके साथ हमने एज ए प्रोड्यूसर माया 2 बनाई थी हमने। जी। उनके और एक ब्रदर राजेश अवस्थी जी हैं, बाबी खान हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, और बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। और मैं ये सारा श्रेय जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जी। जी। जिसमें डायरेक्टर भी हैं, सतीश जैन जी है, और नाम मैं भूल रहा हूँ बड़ा। तो ये सारे लोगों ने मिलके आज तक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अभी तो सरकार ने फिल्म सिटी की घोषणा कर दी है। अगर वो हो जाता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपलब्धि होगी। यहाँ प्रतिभा है, काम करने वाले लोग हैं, और उनको उनका उचित पारिश्रमिक मिल जाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैं उनके साथ रहा भी हूँ, शूटिंग में देखा भी हूँ, समझा भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर उनको, अगर थोड़ा सा आर्थिक दृष्टिकोण से उनको अगर संबल प्रदान किया जाए, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है, बहुत, ये इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। कलाकारों के अलावा रायपुर में विशेषकर बहुत से स्टूडियो भी चल रहे हैं, जी तो स्टूडियो में भी प्रयोग हो रहे हैं नए नए हाँ। लोकगीतों के, भजनों के और अभिनय के, और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मनोज वर्मा जी ने भी यहाँ डायरेक्शन में और स्टूडियो के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने बहुत नाम कमाया है। काफ़ी मेहनती और शिद्दत से बस्तर जाकर भी काफ़ी फिल्मों की शूटिंग की है, लोकेशन को हाईलाइट किया है। और मेरे जो जानकारी है उसके अनुसार कुछ बॉम्बे के कलाकार लोग आमंत्रित भी किया, उन्होंने दिखाया, साइट भी दिखाया, और उन्होंने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ की सुंदरता को किस रूप में दिखाया जाए, जी। ये जी। बाहर के लोगों को दिखाया है। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि काफ़ी फिल्में बनी भी हैं, 3-4 फिल्में बनी भी हैं। और इसी दरमियान मैं अपने एक मित्र का जिक्र करना चाहूँगा। बिल्कुल। अगर आप समझ रहे हैं तो उनका नाम जिक्र कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं समझ गया अशोक जी, आप बताते जाइए, बहुत अच्छा। मेरे अभिन्न मित्र हैं ललित अग्रवाल जी, काफ़ी गंभीर प्रकृति के आदमी हैं,
और गहराई बहुत है उनमें। पहले हम भी साथ में एज ए मित्र रहते थे, लेकिन उनकी गहराई को हम पकड़ नहीं पाए। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। कैसे आदमी के जीवन में मौका मिलता है और आदमी नहीं कर पाता है। तो मेरे अच्छे मित्र हुए, हमारा अच्छा संबंध रहा, हम लोग मिल के कई संगीत के प्रोग्राम कराए, बहुत ये, और पहली पंक्ति में बैठ के बहुत आनंद भी लेते थे। फिर एक सिंगर्स क्लब करके बनाया, उसमें बहुत लोगों को गाने की ट्रेनिंग हमने दी है यहाँ पे, और लोगों ने गाना गाया, गाना सीखा, अब प्रोफेशनली गाना भी गा रहे हैं जी। तो ये हमारे सिंगर्स क्लब की उपलब्धि है, वो ललित जी की देन है। उसके अध्यक्ष वो हैं, सचिव मैं हूँ, और आज भी वो चल रहा है। ललित जी की बात बोलूँ तो आपको मजाक लगेगा, पर मेरे जीवन का सत्य है कि कभी कभी कोई आदमी फरिश्ता बन के आता है और उस फरिश्ते को हम पहचान नहीं पाते हैं। एक बार ऐसे ही हम बैठे थे तो उन्होंने बोला, अशोक, ये मेरी 1 2 3 4 5 फैक्ट्री है, जिसमें हाथ रख देगा वो तेरी। ये मैं सच बात बता रहा हूँ, उनके सामने ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन ये हकीकत है, आप उनसे पूछिएगा। तो मैंने पहले ही तो मैं खुद को आकलन कर लिया इंटरनली कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है, और फिर मजाक के तरह बोला, अरे यार क्या मजाक करता है तू खुद भी यार, मेरा धंधा केमिकल का, तुम स्टील के, कहाँ तालमेल बैठेगा मेरा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, हर संडे को मुझे बोलते थे मेरे साथ फैक्ट्री चल। अब यही होता है कि किसी की भाव को जान नहीं पाने से हम उस चीज़ का उपयोग नहीं कर जी पाते। जी। तो वो चीज़ मेरे किस्मत में नहीं थी, तो नहीं हुई, लेकिन मेरे मित्र ने कोशिश बहुत की मेरे लिए, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक इंसान के रूप में। दूसरा, कलाकार के रूप में मैं उनकी पहचान जो देखता हूँ कि इतना गाने का शौक उनको, जब शुरुआत दौर की बात बता रहा हूँ, इतना गाने का शौक, इतना गाने का शौक कि कार चल रही है, गाना चल रहा है, अपने साथ में गाया जा रहा है, बाजू में कौन बैठा है, वो क्या बात कर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। उनकी शिद्दत बहुत थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक स्टूडियो बनाया, स्टूडियो में गाना शुरू किया। फिर आज शाम के खाली है क्या, आ जाओ यार अपन बैठते हैं। फिर गाना शुरू किया। मुझे भी कभी कभी गाना गाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम भी कोशिश करो गाओ करके। तो वो माइक में गाने का अगर कोई पहला अवसर मुझे दिया है तो ललित जी ने दिया है, और मैं स्टेज में गाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुकून मिलता है कि मैं उनके स्टूडियो में बैठ के गाना गा लेता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने फिर एक ये जहाँ हम अभी आज बैठे हैं जेट सीरीज के स्टूडियो में, इसका निर्माण किया, और ये बहुत ही आधुनिक इक्विपमेंट से सुसज्जित है। और देख के हम लोग दंग रह गए कि ये करना क्या चाहता है बंदा। हम खुद खुद से सवाल करें, उससे कर नहीं सकते, क्योंकि वो गंभीर आदमी अंदर की बात, मेरा आगे का सोच क्या है नहीं बताएगा, मैं जानता हूं उनको। भाई ये आदमी कर क्या रहा है, क्या करना चाहता है। अरे छोड़ना यार, बस एक ही डायलॉग, अरे छोड़ना यार, ठीक है भाई। फिर देखते देखते स्टूडियो में अलग अलग तरह की रिकॉर्डिंग, स्थानीय लोगों को मौका देना, और खुद के लोकगीत, भजन, भक्ति गीत, ये सब की रिकॉर्डिंग यहाँ भी, और फिर बॉम्बे जाके बड़े कलाकारों के साथ में जो मैंने अनुभव किया, ये मेरी दिली इच्छा है कि मैं उसे व्यक्त करूं। जो मैंने अनुभव किया कि ये बॉम्बे जाते थे, वहाँ कलाकारों के साथ में रोज़ शाम के संगीत की महफिल जमती थी इनकी। कई बार उन्होंने मुझसे कहा चल देख एक बार। मैं बोला मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरी रुचि नहीं। लेकिन मैं, यार तुम वहाँ जाके करते क्या हो, मिलता क्या है तुमको। हम्म, ठीक है। वो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं वहाँ जाके इतना खर्च करता हूँ, या ऐसा करता हूँ या वैसा करता हूँ, कभी नहीं, नेवर। फिर एक दो बार पूछने के बाद भी मैं स्वयं से आंसर किया कि ललित भाई बड़े ऊंचे दर्जे के व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, और व्यापार की गहराई उनमें बहुत असीमित है।
अगर मेरे से पूछा जाए कि उनकी सोच जो है ना बहुत डाउन टू अर्थ है। ए फॉर एप्पल से शुरू होकर वो जेड तक पहुंचते हैं और जेड सीरीज आपकी यहाँ पे कायम है अभी। इस तरह से मैंने देखा, अनुभव किया, फिर मैं खुद बोला यार तू बम्बई वालों को से सीख रहा है और उनको ये अनुभव होने नहीं दे रहा है कि तू सीख रहा है उनसे। ठीक बात है। मैं उस बात को एडमिट किया, मुझे गर्व हुआ कि मैं अपने दोस्त के मन की बात को समझ पाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से फिर वो इस रूप में पूरे स्टूडियो को बना के जी। आपके सामने यहाँ के लोगों को, हमारे जैसे लोगों को बैठा के अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये उनका क्रिएशन है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं। और ना जिक ना जैक, आई मीन ना इधर ना उधर, अपना काम और स्टूडियो के अलावा उनको शहर में आप कभी नहीं देखोगे। अगर कभी देखोगे भी तो मेरे साथ ही म्यूज़िक प्रोग्राम में या हमारे दोस्तों के साथ में म्यूज़िक प्रोग्राम में ही वो शहीद स्मारक हुआ या संस्कृति विभाग हुआ, ऐसे जगह जाते हैं। अशोक जी, इस छवि में आपको बड़े सुखद अनुभव हुए हैं, जैसा आपने भी शेयर किया कि इस छवि से सम्मान मिला, लोग आपके प्रति आकर्षित हुए। बुरा अनुभव भी हुआ होगा, कुछ ऐसी बातें घटी हो तो बताएं। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई आदमी मुझे बोला है कि अपने आप को तोपचंद समझता है, क्योंकि मैं कभी व्यवहार नहीं बदला सर। और ये रूप में आने के बाद मैं अपनी गरिमा को भूल गया। मैं बिग बी की गरिमा को याद रख के वैसा लोगों से व्यवहार करता रहा, तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरा अपमान कर सकता है या किया है या करने की कोशिश करेगा। मित्रवत बात करते हैं और बहुत ही मैं संभल कर, कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, कभी ऐसी जगह खड़ा नहीं होता जहां उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। मैं ये मान के चलता हूं कि मैं नहीं खड़ा हूं, वो खड़े हैं। मैं कभी पान ठेला में नहीं जाता, कहीं सड़क पे कहीं पे भी खड़ी होकर बात नहीं करता किसी से, किनारे में आराम से बैठ के बात करता हूँ। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो तो जिस ऊंचाई पे है वो तो हमारे लिए कल्पना है और हमें सुखद अनुभूति देती है, पूरे देशवासियों को देती है, पूरे विश्व को देती है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो इस कड़ी में क्या हुआ कि मेरे इस रूप में मैं स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर से मिला सर, जिनकी ऑफिस होती हुआ करती है भोपाल में। जी। वो भट्टाचार्य उनका नाम था। तो मैं अपना एक प्रपोजल लेके गया कि सर मुझे 60 बच्चों को ट्राइसिकल देना है। मेरी संस्था है महावीर इंटरनेशनल, जो ऑल ओवर इंडिया है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप पेपर भेज दीजिए, प्रोजेक्ट भेज दीजिए, मैं कर देता हूँ। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो आ गया। मुझे 60 ट्राइसिकल खरीदना, 60 बच्चे खोजना जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। मैं दान उन्हीं को देता हूँ सर जो ज़रूरतमंद है। जी। कोई भी आ गया पात्र सामान है उसको बांट दीजिए, मैं कभी कोशिश नहीं किया। तो फिर स्टेट बैंक की बैरन बाजार में रीजनल ऑफिस है सर, उसके सेकंड फ्लोर में पूरी 60 साइकिल और 60 बच्चे जब उन्हें प्रदान किया गया तो मैं बता नहीं सकता, मेरे आंसू निकल गए। और जब वो नीचे उतरे और 60 बच्चे सड़क पे लाइन से अगर ऐसे जा रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि जो मतलब चलने में जिनको तकलीफ होती है वो मस्त साइकिल चला के जा रहे हैं, वो मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण। उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। मेरे आंसू निकल गए और अभी भी आंखें नम है मेरी। मुझे बहुत इतना सुकून मिला, मैं आपको बता नहीं सकता सर। दूसरा एक ऐसा अवसर आया मेरे साथ ज़िंदगी में कि कोई स्टेज प्रोग्राम था, तो मुझे भी आमंत्रित किया गया था और राजेश अवस्थी जी को भी आमंत्रित किया गया था। वो छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं, वो अपना जो भी उनको बोलना था उन्होंने बोला, मैं भी बोला। तो वो ग्राउंड के किनारे में एक मकान था, उसमें एक खिड़की थी बड़ी, उसमें करीब करीब 70 वर्ष की एक वृद्धा वो बैठी हुई थी, देख रही थी। प्रोग्राम खत्म हुआ, सब जाने लगे, तो वो किसी को बोली होगी कि उनको बुलाओ करके। तो मैं सहजता से चला गया, माँ बुला रही तो जाने में कुछ नहीं है।
तो मुझे बोली झुको, तो मैं ऐसा झुका, मेरे सिर में हाथ रखी और मुझे 10 रुपए दी वो, कि खजानी खा ले बे बाबू करके। वाह। ये लाखों रुपए से बड़ी चीज है सर, ये नहीं मिल सकता कहीं, ये कहीं नहीं मिल सकता। ये सुखद क्षण मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में एकदम कैप्चर हो गया है, उसको वो कभी निकल नहीं सकती, मेरे मृत्यु पर्यंत भी नहीं निकल सकती। ये कभी कभी ऐसा अवसर आता है जीवन के अंदर में, जो सिवाय प्रेम के अलावा कुछ भी मुझे मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मिलता है। देखने आते हैं मुझे दुकान में, अब मेरे ऑफिस में आते हैं, जरूरत नहीं फिर भी कुछ खरीद के ले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा है क्या। लेकिन फिर भी इन ऑल देखा जाए कि अमिताभ बच्चन जी की जो छवि है, मैं ऐसा नायक कभी नहीं देखा जो 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के उम्र के, 90 साल की उम्र के लोगों के बीच में लोकप्रिय हो और उनके ऊपर उनका स्नेह हो। तो करोड़ों लोगों की दुआएं हैं उनके ऊपर, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। तो उस दुआ का अंश अगर 0.001% भी मुझे मिल जाता है, तो मैं उस माध्यम को स्वीकार करते हुए अपने आप कृतार्थ मानता हूँ। तो ये थे अशोक मालू जी, छत्तीसगढ़ के बिग बी, जिनके साथ बैठने से काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिली। और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो कोई उनके पास जाता है प्रभावित हो जाता है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे दर्शकों, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने विचारों से हमें अवगत करावें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत जय जोहार। जय जोहार।